Hello students, we have already discussed the chapter 1 matter in our surroundings. Now we will discuss today the solutions of exercise of this chapter. So our first question is convert the following temperatures to the Celsius scale. जो टेम्परेचर आपको दे रखा है इसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कीजिए। देखिए नंबर 1 पे दिया है 293 के यानी कि केल्विन, नंबर 2 470 केल्विन। आप लोगों को मैं ये टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बता चुकी हूँ चैप्टर में, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तो केल्विन से कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस से कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं ये भी बता चुकी हूँ। तो अगर हमें केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें से 273 माइनस कर देते हैं डिजिट, और अगर सेल्सियस से हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम 273 नंबर को ऐड कर देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। हम क्या काम करेंगे, 293 केल्विन के अंदर जोड़ देंगे 273 नंबर, 293 सॉरी माइनस कर देंगे, नॉट जोड़ देंगे, 293 माइनस 273 आपके पास आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 470 केल्विन के अंदर हम माइनस कर देंगे 273, तो आंसर आपका आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द आंसर। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल, यानी कि डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दे रखा है और इसे कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 273 को हम ऐड कर देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन। सबसे पहला है आपका 25 प्लस 273, क्या आ गया आंसर आपका 298 केल्विन। 373 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 373 प्लस 273 इज इक्वल टू 646 केल्विन। तो इस तरह से आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1 पर जो पॉइंट दे रखा है वो ये है स्टेटमेंट कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। आपको क्या करना है, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनको इनके पीछे क्या कारण है ये बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होता है टाइम के साथ साथ डिसअपियर यानी कि गायब हो जाती है, ना लिक्विड ना सॉलिड, कुछ भी पीछे रेजिड्यू नहीं बचता है। तो नेफ्थलीन बॉल सबसे पहले क्या होती हैं, वाइट कलर की बॉल्स जो घर में मम्मी गर्म कपड़ों में उन्हीं कपड़ों में रखते हैं या फिर कहीं अलमीरा वगैरह के अंदर रखते हैं ताकि कीड़े ना लगें चीज़ों के अंदर। तो वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, सभी के घरों में पाई जाती हैं। और धीरे धीरे देखते हैं हम कि ये बॉल्स छोटी होती चली गई, फिर गायब हो गई। कैसे गायब हो गई, क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो कौन सी प्रोसेस को शो कर रही है, सब्लिमेशन को। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन, ये क्या है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस शो कर रही है, सब्लिमेशन का प्रोसेस शो कर रही है, इसीलिए डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज नेफ्थलीन बॉल्स सब्लाइम मतलब सब्लिमेशन हो रहा है इनके अंदर, एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रही हैं विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। बहुत दूर हम बैठे हुए हैं लेकिन परफ्यूम अगर किसी ने लगाया तो हमें स्मेल आ जाती है। एक रूम में परफ्यूम छिड़का गया तो दूसरे रूम में आ जाएगी स्मेल आपको। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि परफ्यूम जो बॉटल है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो भरा हुआ है। उस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन जब भी किसी चीज़ का होता है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है मान लीजिए उसके अंदर, सॉल्यूट उसके अंदर जो भी आपने सॉलिड पार्टिकल्स डाले हैं वो सॉल्यूट है। तो इसमें क्या होता है कि परफ्यूम के केस में जो सॉल्वेंट है ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल होने का मतलब है उड़ जाना एकदम से हवा में। जैसे पेट्रोल को आप थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल दीजिए फर्श पे कहीं पर फ्लोर पे, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वो उड़ गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी कहलाती है वॉलेटाइलाइजेशन। तो वॉलेटाइल होते हैं कुछ सॉल्वेंट्स।
तो वॉलेटाइल होते हैं, परफ्यूम में जो सॉल्वेंट भरा हुआ है वो वॉलेटाइल है, उड़ जाता है एकदम से। उड़ता है मतलब एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, पूरी एयर में मिल जाएगा और धीरे धीरे वो एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, जिससे कि हमें उसकी स्मेल जो है वो दूर बैठने पर भी आ जाती है। We can get the smell of perfume sitting several meters away because perfume contain volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away। दूर बैठे हुए लोगों को भी डिफ्यूजन की वजह से वो सब में फैल जाता है, स्मेल पहुंच जाती है। Now we come to the question 4. Arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particles water, sugar, oxygen। ये जो आपको 3 नाम दे रखे हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, इनको आपको एक क्रम में लिखना है। क्रम कौन सा होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसके रिगार्डिंग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको चैप्टर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी उसके पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए, सॉलिड बन जाता है वो। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड की तुलना में, तो पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, लिक्विड की शेप ले जाएगा, फॉर्म ले जाएगा, ठीक है, शेप नहीं फॉर्म ले जाएगा लिक्विड की। और गैस की अगर हम बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं गैस के अंदर, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए गैसियस पार्टिकल कहीं पर भी होगा पूरी जगह पे उस एरिया के अंदर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। अब इसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने है, गैस के अंदर होता है। ऑक्सीजन एक गैस है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन, देन वी विल राइट वाटर। वाटर एक लिक्विड है, उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज़्यादा वाटर में है। वाटर से ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा, यानी कि शुगर। शुगर एक सॉलिड है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका बन गया ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट? 3 तरह के टेम्परेचर दे रखे हैं। इस 3 तरह के टेम्परेचर पर क्या फिजिकल स्टेट होती है वाटर की, पानी की? आपको तीनों फिजिकल स्टेट पता है वाटर की, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस, ठीक है। लिक्विड पे तो पानी पानी है ही जो आप पी रहे हैं, सॉलिड पे आइस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस में स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि एक तरीके से रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पर आप जानते हैं वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। पानी जो आप पी रहे हैं वो पानी की फॉर्म में ही तो पी रहे हैं, तो ये कैसा है? लिक्विड है। अब आ जाइए नेक्स्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, चैप्टर पढ़ चुके हैं, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? फ्रीजिंग, यानी कि जमना शुरू हो जाता है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत चिल्ड वाटर जो होता है फ्रीजिंग के जैसा ही होता है, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोनों ही केस में, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब हम आते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और गैसियस दोनों फॉर्म में। 100 डिग्री का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जैसे ही आपने इतना ज़्यादा उसको हीट दी है वाटर को कि वो उबलना शुरू हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया, तो ये पानी है वो बॉयल हो रहा है, तो लिक्विड की फॉर्म में तो है ही अभी, और लिक्विड की उसका अगर टेम्परेचर नोट करेंगे तो उसका टेम्परेचर आपको 100 डिग्री नजर आएगा, तभी वो उबलना शुरू हुआ है। लेकिन उसमें से भाप बन के ऊपर उड़ने भी लगता है जब लगातार आप हीट प्रोवाइड करते रहते हो, तो उस केस में क्या है कि ये गैस के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम भी बन रही है, पानी भी है, तो ये लिक्विड और गैसियस दोनों फॉर्म में इस टेम्परेचर पर पाया जाएगा। दिस विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। कोई 2 कारण बताइए, दोनों 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको जस्टिफाई करने का कारण बताइए। फर्स्ट पॉइंट है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों है? देखिए 3 ही पोजीशन मैंने आपको 3 ही मतलब फिजिकल स्टेट बताई हैं कि लिक्विड, सॉलिड और गैस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, और यानी कि उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? गैस बन जाएगा, यानी कि उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बचा क्या? बीच का टेम्परेचर, जो बीच का टेम्परेचर है उस पर वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। भाई 3 फिजिकल स्टेट हैं, एक तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। 0 डिग्री पे सॉलिड है, 100 डिग्री पे गैस है, तो लिक्विड बीच का जो भी टेम्परेचर उस पर लिक्विड है।
तो जो रूम टेम्परेचर हमारा रहता है जनरली 20 डिग्री से 25 डिग्री, तो उस पर क्या रहेगा, वाटर लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है एन आयरन एल्मिरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन एल्मिरा, लोहे की अलमारी, घरों में, सभी के घरों में पाई जाती है आयरन एल्मिरा। ये सॉलिड होती है, लिक्विड तो होती नहीं है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। क्यों? आप लोगों को एक चीज़ और पता है, वाटर ही क्यों ना हो, चाहे कोई मेटल ही क्यों ना हो, वाटर है या मेटल है, जो भी चीज़ है, हर एक का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब। तो इसी तरह से आयरन भी है, उसका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है। रूम टेम्परेचर पर वो नहीं पिघलेगा, मेल्टिंग माने पिघलना, लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड का, ये आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर नहीं है, इसलिए ये इस टेम्परेचर पर सॉलिड बना रहता है। अगर इसको उस टेम्परेचर पर पहुंचाया जाए तो वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज मेल्ट नहीं होगा। तो रूम टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए वो सॉलिड की फॉर्म में आयरन एल्मिरा हमारे घरों में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? क्यों आइस जो है वो 273 केल्विन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेम्परेचर? एक्चुअली दिस इज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। लेकिन कई बार मैंने बताया कि चिल्ड वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री मिलेगा आपको। पर चिल्ड वाटर और आइस, इन दोनों में एक फ़र्क रहता है कि ये जिस जगह पे हो उसके, अगर आइस किसी जगह पे तो उसके आसपास का टेम्परेचर एकदम ठंडा रहता है, काफ़ी कम रहता है, कूलिंग रहता है एनवायरनमेंट। लेकिन ठंडे पानी के आसपास का जो है वो कूलिंग वो नहीं रहेगा। तो क्यों नहीं रहेगा? इन दोनों में ये अंतर क्यों है, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है? जी, वाटर का भी 0 डिग्री है इस टाइम पे और आइस का भी 0 डिग्री है। इसलिए होता है ऐसा। मैंने आपको एक टर्म बताई थी जब चैप्टर समझाया था, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट, यानी कि हिडन हीट। क्या होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है ये क्या काम करेगी कि सराउंडिंग से अपने हीट को लेना शुरू करती है, एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। लेटेंट हीट वही तो है, छुपी हुई हीट, यानी कि हीट को ले रही है। किस लिए लेती है? कि आइस की टेंडेंसी है कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो वो लेना शुरू कर देगी हीट को आसपास की सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से हीट लेगी, जब किसी जगह से हीट निकलेगी तो वहाँ पर ठंडा होगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसीलिए आइस के चारों तरफ कूलिंग फील होती है। जबकि ठंडा पानी जो चिल्ड वाटर है वो कभी भी आसपास से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेटेंट हीट नहीं लेगा। तो इस वजह से उसके चारों तरफ जो है हीट नहीं निकल रही है, मीडियम में से नहीं निकल रही है, तो टेम्परेचर ठंडा नहीं फील होगा। यही रीज़न है कि आइस के चारों तरफ का जो सराउंडिंग मीडियम है वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, जबकि ठंडे पानी के चारों तरफ का कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा। दे रखा है आपके आंसर में कि आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। वाटर में यानी कि पिघलने के लिए आसपास से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हेंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर एट सेम। मतलब वही चीज़ है कि इसलिए जो जब हीट ले लेगा तो सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट प्रोड्यूस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से कौन ज़्यादा बर्न प्रोड्यूस करता है? ज़्यादा जलन किस में होती है? बहुत ज़्यादा जलन, ठीक है, हाथ पे एक बॉइलिंग वाटर गिर गया या फिर स्टीम लग गई है। कई बार एकदम से कोई बॉयल हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, हमने ढक्कन उठा के देखा, उसकी भाप एकदम से हाथ पे लग गई, तो कितना ज़्यादा जलन फील होती है, बल्कि वो वहाँ पर जलता भी ज़्यादा है। तो क्यों है ऐसा? दोनों का टेम्परेचर सेम है, बॉइलिंग वाटर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्टीम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेम अगेन वही चीज़ आ जाती है, लेटेंट हीट, जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। यहाँ पर भी लेटेंट हीट का ही रोल है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो क्या काम करेगी? उसके अंदर भाई आपने पानी को उबाला, 100 डिग्री टेम्परेचर जब आना शुरू हो जाएगा तब वो उबलना शुरू होगा, स्टीम में कन्वर्ट शुरू होगा। लेकिन पानी के अंदर टेम्परेचर वही है, बट जो ये स्टीम निकल रही है किस वजह से निकल रही है? आपके एक्स्ट्रा हीट 100 डिग्री पे आने के बाद भी आप लगातार उसको गर्म करे चले जा रहे हो, गर्म करे चले जा रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा हीट आपने प्रोवाइड कराई है वो स्टीम के अंदर चलेगी। और नेचुरली जब एक्स्ट्रा हीट होगी तो एक्स्ट्रा बर्न होगा। तो स्टीम के अंदर एक्स्ट्रा हीट की वजह से, जिसे कि हम लेटेंट हीट भी कह सकते हैं, उसकी वजह से बर्न ज़्यादा फील होता है, जबकि बॉइलिंग वाटर में उतना बर्न फील नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है बल्कि एक्सरसाइज का। नेम ABCDE and F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजेस इन इट्स स्टेट। ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें ABCDEF भी है, लेकिन F शो नहीं कर मतलब लिखना इसमें गड़बड़ हो गया कुछ इस डायग्राम के अंदर। आप लास्ट वाली लाइन है ना जिसपे लिखा है डिक्रीज हीट इंक्रीज प्रेशर, इसे F मान लीजिए। तो इन सब पॉइंट्स को हमें ये शो करना है कि कौन सी प्रोसेसेस को ये शो कर रहे हैं, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो डिफरेंट जो आपने प्रोसेसेस हैं, चेंजेस हैं स्टेट, फिजिकल स्टेट के अंदर जो चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट में चेंज होता है किसी भी मैटर की। तो वो चेंजेस जो हैं कौन से हो रहे हैं आपको इस डायग्राम के अंदर शो करने हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर में बहुत अच्छी तरह। डायग्राम देखिए, ए जो ए लिख रखा है, ए किस का एरो किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ। ए जो एरो है वो किसको शो कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। कोई भी चीज़ जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उसे मेल्टिंग बोलते हैं, पिघलना, मेल्टिंग। और इसे हम लिक्विफैक्शन भी बोल सकते हैं। तो आप प्रोसेस का नाम क्या लिख देंगे, ए प्रोसेस का लिक्विफैक्शन या मेल्टिंग। आ जाइए नंबर बी पर। कोई भी लिक्विड आपने उसको बॉईल करा और वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। वाटर का एग्जांपल जैसा अभी हम लोगों ने लिया है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। पानी को उबाला, गैस में यानी कि भाप में कन्वर्ट हुआ। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। इसे आप इवेपोरेशन भी कह सकते हो। बिना बॉयल हुए भी जो लिक्विड, जैसे किसी प्लांट की सरफेस से या किसी टैंक, पानी का टैंक है उसमें से अपने आप उड़ रहा है, पड़ा पड़ा दिन के अंदर पूरे दिन से भरा हुआ है, लेकिन ऊपर की लेयर जो है पानी की भाप बन के अपने आप सराउंडिंग के टेम्परेचर को लेकर उड़ने शुरू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन कहलाता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, बी पॉइंट। अब आ जाइए आप सी पॉइंट पर। सी पॉइंट क्या शो कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। वाटर है मान लीजिए, वो आइस में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड से सॉलिड हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देने को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। देन यू शुड राइट सॉलिडिफिकेशन फॉर सी पॉइंट। ठीक है जी। अब आ जाइए पॉइंट डी पर। पॉइंट डी में क्या एरो शो कर रहा है, गैस से लिक्विड में बनना, कन्वर्ट होना। तो गैस से जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। रेन वाटर के केस में आप इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, आपने उसमें भी पढ़ा होगा एसएसटी वगैरह में, कंडेंसेशन, रेन क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ये जो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है ना आसमान में, ये बाद में कूल होने के बाद वैसे गैस की फॉर्म में जा रहा है, निकल रहा है। इवेपोरेट किस फॉर्म में हो रहा है, गैस की फॉर्म में। लेकिन जब इसको टेम्परेचर कूल होता है, मतलब कम होता है, तो ये ठंडा हो जाएगा और ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, पानी के अंदर, और फिर ये बारिश के फॉर्म में गिरता है। तो वो एक अलग प्रोसेस है क्लाउड वाला, बट मतलब प्रोसेस उसके अंदर भी कंडेंसेशन ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि गैस से लिक्विड में जो कन्वर्ट हो रही है उस प्रोसेस को नाम हम देते हैं कंडेंसेशन। सो डी विल रिप्रेजेंट द कंडेंसेशन प्रोसेस। नाउ वी कम टू ई पॉइंट। ई पॉइंट पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज हीट डिक्रीज प्रेशर। किस चीज़ का, अब आप एरो का निशान देखिए किस तरफ है। सॉलिड से लिक्विड जब बन रहा है तो कैसे बन रहा है, हम हीट इंक्रीज कर रहे हैं। सॉलिड को जब हम गर्म कर रहे हैं तो डायरेक्टली लिक्विड बनने की बजाय सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर इस जगह पे हमने कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हम ऐसा करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगी कोई चीज़, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलते हैं। सेम उल्टा कर दीजिए, प्रेशर आपने बढ़ा दिया लेकिन हीट यानी कि टेम्परेचर कम कर दिया किसी गैसियस पार्टिकल पर, और वो कन्वर्ट हो रहा है अगर सॉलिड के अंदर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। सॉलिड से गैस बनना, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनना, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना सब्लिमेशन प्रोसेस है। देन यू शुड राइट फॉर ई पॉइंट एंड फॉर एफ पॉइंट, फॉर बोथ पॉइंट सब्लिमेशन प्रोसेस। आप ई और एफ दोनों पॉइंट्स के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस शोज सब्लिमेशन। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।